और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर है कांकेर से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ की खबर है। छोटे बेटिया इलाके के माड़ में यह मुठभेड़ हुई है। इसमें 12 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मौके से भारी तादाद में हथियार बरामद किए गए, जिसमें कई ऑटोमेटिक राइफल्स भी बताई जा रही हैं। एसपी कल्याण एलेसेला ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि डीआरजी के जवान और कुछ केंद्रीय सुरक्षा बल एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए निकले हुए थे और उसी दौरान नक्सलियों से उनकी मुठभेड़ हुई। और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि नक्सली कमांडर शंकर राव के इस मुठभेड़ में मारे जाने की खबर है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर कांकेर से आ रही है। कांकेर बस्तर से बिल्कुल लगता हुआ जिला है, जहां बस्तर में 3 दिन बाद 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है, तो कांकेर में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है। यानी कि लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। कांकेर के छोटे बेटिया के माड़ इलाके में यह मुठभेड़ हुई है और खबर यह है कि इसमें नक्सली कमांडर शंकर राव के मारे जाने की खबर है। आज छोटे बिटिया से दक्षिण तरफ माड़ इलाका में डीआरजी और बीएसएफ पार्टियों के साथ नक्सलियों को मुठभेड़ हुआ है। इसमें करीब दर्जन भर नक्सल की मारने की अभी खबर आ रही है, लेकिन अभी पार्टी कमांडर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें 4 ऑटोमेटिक वेपन मिलने का पुष्टि कर रहे हैं और कई नक्सल मरने की इसमें संभावना है। पूरी पार्टी वापस आने के बाद आपको डिटेल्स बता पाएंगे। सो इसमें इस मुठभेड़ में शंकर राव टॉप लीडर है, उसके मारे जाने की खबर आ रही है। इस मुठभेड़ में शंकर, ललिता, माधवी, इस तरह के बड़े कार्डर्स की उपस्थिति के बारे में हमारे पास सूचना थी, जिसके आधार पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और संभवतः इन लोगों की मृत्यु हुई है इस मुठभेड़ में। सर, कितने इनामी रहा होगा, क्योंकि शंकर राव का नाम काफी नक्सल घटनाओं में शामिल रहा है, तो जानते हैं। ये डीवीसी रैंक के हैं, तो 25 लाख इनाम इनके ऊपर है। जो भी डीवीसी रैंक है उसमें है, उनके ऊपर 25 लाख का इनाम। कुछ जवान भी घायल हुए। इसमें 2 जवान घायल, एक जवान घायल हुआ है डीआरजी का और एक इंस्पेक्टर बीएसएफ का, इनको पैर में गोली लगी है। इन दोनों को अभी एवैक्यूएशन करने की पूरी तैयारी चल रही है। हेलीकॉप्टर भी आ रहा है। हेलीकॉप्टर MI-17 चॉपर आ रही है। मौसम खराबी के कारण थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन इनके लिए फर्स्ट एड और जो उपचार संभव है वो सब किया जा रहा है और फिलहाल अभी खतरे से बाहर है। सर्चिंग चल रही है सर, कुछ और माओवादियों के सामने सकता है? अभी सर्चिंग और चल रही है और ये संख्या बढ़ने की पूर्ण संभावना है। कितने नक्सली गए होंगे? इसमें हमारे हिसाब से 3 अलग अलग टीम है, तो 15-20 के हिसाब से करीब 50 के आसपास नक्सली होने की संभावना है। क्या अब तक सर ये बड़ा मुठभेड़ कांकेर जिले के लिए बड़ी समस्या है? अभी फिलहाल बीजापुर में जो हुआ है वो सबसे बड़ा है और इसमें पूरी डिटेल आने के बाद आकलन लगा सकते हैं। और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश त्रिपाठी और इसके साथ साथ नीरज तिवारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीधा पहले हम चलते हैं नीरज के पास। नीरज, आप तक क्या अपडेट है? दर्शकों के लिए आपके पास क्या अपडेट है? जी देखिए, कांकेर में जो शाम को खबर निकलकर सामने आई है, एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। देखिए, लोकसभा का चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर नक्सली तमाम घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन पुलिस की टीमें मुस्तैद है। और आज जो मुठभेड़ निकलकर सामने आई है उसमें काफी बड़ी घटना है ये, जिसमें लगभग दर्जन भर माओवादी के मारे जाने की सूचना फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने की है और पुष्टि करते हुए ये बताया है कि कुछ और माओवादियों के शव हो सकता है रिकवर हो जाए, क्योंकि जो वहां के जो टीमें वहां पर मौजूद है उन टीमों से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। बैकअप टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी है। आपको यह भी बता दो कि इस पे टॉप नक्सल कमांडर शंकर राव के मारे जाने की जानकारी मिली है। इसके अलावा ललिता और माधवी की भी जानकारी मिली है, जो कि टॉप नक्सल लीडर में माने जाते हैं। शंकर राव काफी नक्सल घटनाओं में शामिल रहा है। AK-47 राइफल में मिला है और जो शंकर राव है उसके ऊपर लगभग 25 लाख रुपए का इनाम फिलहाल घोषित था। अभी भी टीम वहां पर मौजूद है, इलाके की सर्चिंग कर रही है और पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं कि हो सकता है नक्सलियों की संख्या, फिलहाल मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। तो नीरज, ये जब इतने टॉप लेवल के कमांडर वहां मौजूद थे, तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को थी, आला अधिकारियों को थी और ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसी जानकारी के बाद। ये कोई रूटीन
चेक नहीं था? जी बिल्कुल, एसपी साहब से हमने जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगभग 50 की संख्या में माओवादियों की वहां पर सूचना मिली थी, जिसके आधार पर टीमें जो है रवाना की गई थी, जिसमें नक्सली लीडर जो है शंकर राव, ललिता जैसे जानकारी मिली है, वो वहां पर मौजूद थे। जिसके आधार पर जंगल जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माओवादी वहां पर मौजूद है और इस तरह की मुठभेड़ सामने आई, जिसमें कि एक बड़ी सफलता कांकेर जिले के लिए हाथ लगी है। क्योंकि पहले हमने देखा था कि पिछले कुछ महीने में जो मुठभेड़ हुई है उसमें एक 2-3 माओवादी मारे गए हैं, 4 माओवादी मारे गए हैं, लेकिन ये कांकेर जिले की पहली ऐसी सफलता है जिसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं। संख्या और बढ़ सकती है। हमने देखा था पिछले महीने जो मुठभेड़ हुआ था, जो हिदुन के इलाके में मुठभेड़ हुआ था, उसमें 8 लाख का एक इनामी माओवादी मार गिराया गया था। तो लगातार जो है कांकेर पुलिस जो है नक्सलियों के सफाई के लिए काम कर रही है, लगातार उन्हें सफलता भी हाथ लग रही है और ये अहम सफलता है। ठीक चुनाव से पहले ये अहम सफलता है, क्योंकि ये जो नक्सली लीडर है शंकर राव, ये बस्तर के इलाके में कई बार सक्रिय रहा है, जो बस्तर के इलाके में तमाम घटनाओं में सक्रिय रहा है। अभी देखिए वर्तमान में जो है 19 तारीख को चुनाव होने हैं बस्तर में पहले चरण के, तो ये जो नक्सली है इनके जो इरादे हैं, इनको कमजोर करते हुए जवान जंगलों में पहुंच रहे हैं और इस तरह की घटनाओं को, इस तरह माओवादियों को मार गिराने में नक्सलियों के मंसूबों को सुरक्षा बल धराशायी कर रहे हैं। नीरज, मैं लौटता हूं आपके पास। मेरे सहयोगी नीलेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, सबसे पहला सवाल तो यही है कि 3 दिन बाद पहले फेज का इलेक्शन बस्तर में और बस्तर से बिल्कुल सटे हुए कांकेर में 26 अप्रैल को इलेक्शन है, और अगर 50 माओवादियों की इस तरह की कोई मीटिंग, कोई सभा, कोई बैठक अगर होती है, वो भी उस चुनावी इलाके के आसपास, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसका वक्त रहते भंडाफोड़ किया, और न सिर्फ भंडाफोड़ किया बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया हमारे सुरक्षा बलों ने। बिल्कुल, देखिए आसिफ, अगर 2019 की घटना आपको याद होगी तो बस्तर में चुनाव के महज 2 दिन पहले ही जब जिस दिन चुनाव प्रचार थमा था, उसी दिन शाम को भीमा मंडावी जो दंतेवाड़ा विधायक थे, उनकी हत्या नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट करके कर दी थी। उसके बाद से जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो काफी एहतियात इस चुनाव को लेकर बरत रहे थे। कुछ अभी जो घटना हुई है जिसमें 50 नक्सलियों के वहां पे मौजूद होने की सूचना, जैसा कि नीरज बता रहे थे, उसमें सफलता जरूर मिली होगी। लेकिन कुछ दिन पहले की अगर एक घटना और याद करें हम, आसिफ, करीब 7-8 दिन पहले की बात है, तो सुकमा में एक बड़ा हथियार का जखीरा नक्सलियों का बरामद किया गया था। वो भी एक तरह से बड़ी कामयाबी थी सुरक्षा बलों की, क्योंकि बस्तर पुलिस जो है और सुरक्षा बल के जो इंटेलिजेंस है, सुरक्षा बल के जवान है, वो बखूबी जानते हैं कि नक्सली किसी भी तरह से लोकतंत्र पर विश्वास नहीं जता रहे हैं और कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं और इसकी साजिश रच रहे हैं। ये इंटेलिजेंस पुख्ता है हमारे सुरक्षा बलों के पास, और यही नतीजा है कि जहां पर भी इस तरह की घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा रही है, वहां पर नक्सलियों को रोकने के लिए हमारे जवान समय से पहले पहुंच जा रहे हैं। चाहे बीजापुर की अभी 13 नक्सलियों के मारे जाने की जो सूचना थी, उसके जो घटना हुई, उसके बाद जो हथियार का बड़ा जखीरा सुकमा में पकड़ने की बात हुई, या फिर आज की जो सफलता है, आज की सफलता में जो सोर्सेज बता रहे हैं वो संख्या 15 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की हो सकती है। कोई 18 कह रहा है, कोई 16 कह रहा है, लेकिन अभी ऑफिशियल, जैसा कि कांकेर के साथी नीरज ने बताया कि 12 की पुष्टि तो एसपी कर ही रहे हैं, ये संख्या और बढ़ेगी। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा आसिफ, कि हमारा एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ हुआ अभी 2 दिन पहले। उसमें उन्होंने साफ कहा था हमारे एक सवाल के जवाब में कि बस्तर, मैं नीलेश आपको रोक रहा हूं। आईजी बस्तर पी सुंदर राज ने हमारे संवाददाता विकास तिवारी से बातचीत में बताया है कि 1.5 दर्जन नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, यानी कि 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। तो एक तरीके से हम इसे पुष्टि मान सकते हैं, और ये संख्या अब वाकई बहुत बड़ी है। नक्सलियों को यह बहुत तगड़ा झटका है। नीलेश, बिल्कुल, देखिए झटका तो है नक्सलियों को, और ये इस साल की अब तक की नक्सलियों को सबसे बड़ा नुकसान, अगर एक घटना की बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान के रूप में भी सामने आएगा, क्योंकि अभी तक जो अधिकतम संख्या आ रही थी वो 13 की आ रही थी, जो बीजापुर में हुई घटना, लेकिन ये 18 है। और 2024 में ये सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिहाज से भी है, क्योंकि टॉप माओवादी लीडर्स जो है वो भी इसमें मारे जाने की, जिसका शंकर राव का नाम आ ही गया है, और बाकी की पहचान जब आएगी तब उस पर खुलासा होगा। तो एक बहुत सफलता जरूर है, बड़ी सफलता है हमारे जवानों की। लेकिन नक्सलियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें आसिफ, तो वो भी एक गुरिल्ला रणनीति के तहत काम करते हैं। तो कई बार इतनी घटनाएं जो होती हैं उनको नुकसान जरूर कैडर को होता है, लेकिन उनको कमजोर करने के लिए, बस्तर से बाहर करने के लिए अभी जो रणनीति बना रही है सरकार, मैं उसी का जब जिक्र कर रहा था कि विजय शर्मा से जब हमारी बात हो रही थी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि हम हर रास्ता खोल कर रखे हैं
नक्सली अगर बातचीत के लिए तैयार है तो हम बातचीत के लिए करने के लिए नहीं, तैयार मैं हैं। इस पर जो अगर अपील वो वाला दूसरी एंगल बात- था नीलेश, मैं उस पर भी आऊंगा कि जो एक तरफ अपील है, दूसरी तरफ प्रहार है। लेकिन विकास इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आईजी बस्तर से आपकी क्या बात हुई है? अब तक उन्होंने क्या पुष्टि की है कि कितनी संख्या के बारे में बताया है? देखिए, अभी बस्तर आईजी के चेंबर के सामने ही खड़ा हूं और बस्तर आईजी से अभी हमारी जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कि 18 माओवादियों को मारा गया है इस मुठभेड़ में और एक बड़ी सफलता वो इसे मान रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि AK-47, इंसास और LMG जैसे हथियार रिकवर किए गए हैं। शंकर राव और ललिता जैसे माओवादियों के नाम इसमें निकल कर आ रहे हैं, जिसपे 25 लाख तक का इनाम है। ये बताया जा रहा है कि BSF के 3 जवान घायल हैं और सबसे बड़ी चुनौती अभी ये है कि जो घायल जवान है, हालांकि उनकी स्थिति काफी बेहतर है, इस तरह से खतरे से वो बाहर है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि सबसे पहले घायल जवानों को बेहतर उपचार के लिए अस्पताल तक पहुंचाया जाए। तो अब से कुछ देर पहले तक विकास ये खबर थी कि घायल जवानों को इवैक्यूएट करने के लिए रीइंफोर्समेंट भेजी गई है, कुछ और जवान भेजे गए हैं, तो क्या वहां से उन्हें इवैक्यूएट कर लिया गया है? देखिए, वहां से घटनास्थल से जो घायल जवान है उन्हें बाहर ला लिया गया है। दूसरी बात यह है कि जो घटनास्थल है, माओवादियों को इस बात की भनक नहीं थी कि वो इतनी बुरी तरह से जवानों के चंगुल में फंसेंगे, वो भी उस इलाके में जिस इलाके में उनकी पकड़ काफी मजबूत थी। आप इससे भी समझ सकते हैं, कभी भी जब माओवादियों से मुठभेड़ होती है तो उस मुठभेड़ में जो प्राप्त हथियार होते हैं, जो बरामद किए गए हथियार होते हैं, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मुठभेड़ है वो कितनी बड़ी रही होगी और उसमें जो मिली सफलता है वो कितनी बड़ी है। जिस तरह से LMG और AK-47 जैसे हथियार मिले हैं, तो निश्चित ही तौर पर चुनाव से ठीक पहले, वो भी तब जब अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने यह दावा किया था कि हम 3 साल में माओवाद को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर देंगे, निश्चित ही तौर पर गृह मंत्री के दिए गए बयान के बाद जवानों ने उनके बयान को अब सकारात्मक तौर पर लेते हुए उस पर अब रिजल्ट देना शुरू कर दिया है, ये भी माना जा सकता है। जी नहीं, इसमें बड़ी बात सीधी सी है कि जो आदेश हैं और जिस तरह की स्ट्रैटेजी है वो अब दिख रही है, जिस तरह की एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है, जिस तरह के हथियारों का जिक्र विकास कर रहे थे नीलेश। नक्सल संगठन में जो जितने बड़े पोस्ट पर व्यक्ति होता है उसको उतना बड़ा ऑटोमेटिक हथियार दिया जाता है, और अगर LMG या फिर AK-47 स्तर के अगर हथियार बरामद हो रहे हैं, ऑटोमेटिक हथियार बरामद हो रहे हैं, तो इसका मतलब वाकई वहां बड़े लीडर मौजूद थे, उनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे, और उन्हीं का जब एनकाउंटर हुआ तो वहां से फिर वो हथियार, ऑटोमेटिक हथियार मिल रहे हैं, और ये बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, ये एक बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों की, और एक बड़ी साजिश को रोकने का में भी कामयाब हुए हैं, न सिर्फ मारने में। क्योंकि ये जो लीडरशिप है, जब नक्सलियों पर हमला होता है, कई सारे ऐसे हमलों का जिक्र है किया जा सकता है। कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें टॉप लीडर बचकर निकल जाते हैं और उनके जो दूसरे कैडर के लोग होते हैं वो उसमें जरूर मारे जाते हैं, या फिर वो उनको बचा कर लेकर चले जाते हैं। क्योंकि नक्सलियों का भी जो सुरक्षा घेरा होता है, जो लीडर्स का, वो भी एक अलग अलग लेयर में होता है। इसके बावजूद अगर उनके टॉप लीडर को मारा गया है, या फिर इस बात की भी आशंका जाहिर की जा सकती है कि इनसे भी बड़ा कोई टॉप लीडर वहां पर हो सकता है मौजूद रहा हो, जिनका इनपुट पुलिस को मिला था, इससे भी कोई और बड़ा टॉप लीडर रहा हो, क्योंकि जान इनको गंवानी पड़ी और हो सकता है वो उसको बचाकर लेकर चले गए हों। ये भी एक आशंका है। इस पर भी अब पुष्टि जब तक पुलिस की ओर से न हो पाए नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि ये सबसे बड़ी सफलता है, खासकर 2024 के हिसाब से सुरक्षा बलों के लिए, और इसका मनोबल भी सुरक्षा बलों का बढ़ेगा, और साथ साथ लोकतंत्र का जो चुनाव, जो पर्व आने वाला है, चुनाव है, उसमें लोगों की का भी भरोसा बढ़ेगा कि अब हम सुरक्षित तरीके से अंदरूनी इलाकों में भी, क्योंकि फोर्स की आमद हो चुकी है, नक्सलियों के कोर इलाके में फोर्स घुसकर उनको मार रही है, तो इससे बिल्कुल उनका भी मनोबल बढ़ेगा। जो लोकतंत्र में अपना भरोसा जताना चाहते हैं और वोट देना चाहते हैं, उसके लिए भी एक बड़ी सकारात्मक खबर ये है। आसिफ जी, नीरज, एक सवाल आपसे है, अभी भी क्या मुठभेड़ जारी है या सर्चिंग जारी है? अभी क्या फिलहाल अपडेट वहां से? देखिए, फिलहाल तो मुठभेड़ समाप्त हो चुकी है, इलाके में सर्चिंग की जा रही है। जो तमाम चीजें वहां पर मौजूद हैं, वो टीम अभी भी इलाके की सर्च कर रही है। लगभग 12 माओवादियों के शव बरामद किए गए थे, ये जानकारी पुलिस अधीक्षक ने दी थी, लेकिन आईजी साहब ने पुष्टि करते हुए 18 माओवादियों के शव की बात कही है, तो ये संख्या फिलहाल अभी भी बढ़ सकती है। मैं नीरज लौट रहा हूं आपके पास। बस्तर आईजी पी सुंदर राज ने क्या कहा है NDTV से, जरा हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, फिर मैं लौट रहा हूं नीरज आपके पास। सुनिए जो प्राथमिक, जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी भी लगातार रुक कर अभियान मौके पर सर्चिंग कर रही है टीम, ये सुंदरराज पी कह रहे थे, और हम आपको फिर सुनवाएंगे कि सुंदरराज पी ने क्या कहा है।
बस्तर आईजी ने क्या कहा है। लेकिन इस बीच आपको खबर बता दें कि इसमें टॉप कमांडर डीवीसी लेवल का एक कमांडर है, डिविजनल कमांडर शंकर राव, उसके मारे जाने की खबर आ रही है। 25 लाख का इनामी था। इसके अलावा ललिता और माधवी नाम के नक्सली भी इसमें मारे गए हैं और 18 अब तक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। नीरज मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आप बात पूरी कीजिए और फिर मैं नीलेश के पास जाऊंगा। जी देखिए, अभी भी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यही है कि इलाके में सर्चिंग की जा रही है। इलाके के सर्च अभियान में कुछ हथियार, ऑटोमेटिक हथियार वगैरह जरूर मिले हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये शाम का वक्त होता जा रहा है क्योंकि जंगल का वो इलाका है, वो काफी माड़ इलाका है। उस इलाके में नक्सली हमेशा कुछ न कुछ छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। तो फिलहाल बैकअप टीम वहां पर रवाना की गई है, बैकअप टीम भी वहां पर मौजूद है और इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन में उनकी मदद कर रही है। टीमें कब तक लौटेगी और जो वहां पर मारे गए माओवादी हैं उनके शव को लेकर आखिर वो कब तक पहुंचेंगे, फिलहाल ये कह पाना संभव नहीं है क्योंकि रात होती जा रही है। अभी भी एसपी साहब जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके जो पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क में है ताकि किसी प्रकार से संपर्क हो सके और जानकारी मिल सके। तो फिलहाल जो है बॉडियों को रिकवर करने की कवायद जारी है। दो चीजें बहुत अहम हैं नीलेश। एक ये कि चुनाव हमेशा से एक सॉफ्ट टारगेट रहा है, इजी टारगेट रहा है। 2019 में दंतेवाड़ा में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या का भी एक एग्जाम्पल आपने दिया और ये बहुत मुफीद एग्जाम्पल था कि किस तरह चुनावों से पहले, ऐन चुनावों से पहले, फिर वो चाहे झीरम घाटी की परिवर्तन यात्रा का मसला हो, नक्सली हमला करते हैं। ऐन चुनावों से पहले सरकार ने वीडियो जारी करके, आला अधिकारियों ने वीडियो जारी करके बातचीत का न्योता दिया था नक्सली कमांडर्स को और ऐन चुनाव से पहले ही ये मुठभेड़ होती है। ये इतनी बड़ी मुठभेड़, इतनी बड़ी सफलता मिलती है। साफ लगता है कि नक्सली शायद उस अपील पर कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहे हैं और सरकार जो बार बार कहती है कि नक्सलियों की भाषा का जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा, तो शायद उसी भाषा में अब जवाब दिया भी जा रहा है। बिल्कुल आसिफ, देखिए गृह मंत्री का जब मैं जिक्र कर रहा था कि उन्होंने जब हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने नक्सल मुद्दे पर काफी लंबी बातचीत की, उसमें उन्होंने एक जिक्र और भी किया कि इस पूरे जब भी कोई घटना होती है तो इसमें कोई एक पक्ष पीस रहा हो, ऐसा नहीं है। चाहे वो लोकल आदिवासी हो या फिर सुरक्षा बल के जवान हो, सरकार हो या फिर नक्सली हो। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर नक्सली भी मारे जाते हैं तो वो भी हमारे ही बीच के लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं जिनको कहीं से भटक गए हैं या फिर कोई गुमराह कर दिया है, तो उनकी भी मौत ना हो, इसका भी इंतजाम होना चाहिए, उनको भी नुकसान ना हो। और इसके लिए ही हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमसे बातचीत करें, लेकिन हमने बातचीत का हर रास्ता खोल कर रखा है। अगर वो टेबल पर नहीं आना चाहते तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अगर वो शर्त रखेंगे। नीलेश में लौट रहा हूं आपके पास, बस्तर आईजी पी सुंदर आज को सुनिए क्या कर रहे हैं। संख्या बढ़ेगी। अभी जैसा सर्चिंग जारी है, अभी तक जो प्राथमिक जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी भी लगातार रुक कर अभियान मुठभेड़ जारी है, इसी कारण से मतलब एग्जैक्ट सटीक जानकारी है जैसा सर्चिंग पूर्ण होने के पश्चात हम देने की स्थिति में रहेगा। अभी जो भी फील्ड से जो प्राथमिक जानकारी आ रहा है उसी आधार पर मैं इतना इनपुट दे रहा है। जैसा डिटेल्स आ जाएगा उसके बाद विस्तार से और जानकारी दी जाएगी। बस्तर पुलिस का सबसे बड़ी सफलता है ये इतिहास की, अभी तक 18 माओवादी एक साथ कभी नहीं मारे गए थे। नहीं, अभी जल्दीबाजी होगा अभी क्योंकि लगातार अभियान जारी है और सर्चिंग जारी है, इसलिए थोड़ा वेट करना होगा। अभी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये भी है, जो 3 जवान घायल हुआ उनको भी सुरक्षित इवैक्यूएट करना है। ये सब साइमल्टेनियसली सभी प्रकार का कार्रवाई जारी है। जैसा परिस्थिति सामान्य होने के पश्चात फिर डिटेल से हम जानकारी विस्तार से दिया जाएगा। सर, वो शंकर का नाम आ रहा है, वो किस पद पर रहा होगा अगर वो मारा गया तो? नहीं, जैसा उस इलाके में जो डिविजनल कमेटी मेंबर्स शंकर, ललिता और राजू, इस प्रकार का जो सीनियर माओवादी कैडर के आमतौर पर उपस्थिति मिलते हैं, उसी उपस्थिति के आधार पर लगातार पूर्व में भी सर्चिंग जारी रहा। लेकिन ये कंफर्म करना बाकी है जो मारा गए माओवादी में किस किस का शव है, क्योंकि शिनाख्ती अभी जैसा डेड बॉडीज़ को बेस कैंप ले आने के बाद जो हमारे स्पॉटर्स के माध्यम से शिनाख्ती कार्रवाई की जाएगी, तभी फिर हम कंफर्म बता पाएंगे उसमें किन किन का जो माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई करके। बस्तर आईजी को इस वक्त आप सुन रहे थे और नक्सलियों की एक स्ट्रैटेजी ये भी रहती है कि अगर कोई टॉप कमांडर मारा गया तो उसका शव पुलिस के हाथ ना लगे, क्योंकि उसके शव के आधार पर पुलिस फिर दावा करती है और उसे कामयाबी बताया जाता है और नक्सल संगठन में, नक्सल कैडर में उससे हताशा ना जाए। इसके लिए नक्सलियों की कोशिश ये रहती है कि टॉप कमांडर्स का शव किसी भी तरह से सुरक्षा बलों के हाथ ना लगने पाए। लेकिन यह भी सच है कि पुष्टि तभी मानी जाएगी जब या तो बहुत पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिल जाएगी
या फिर शव बरामद हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ऐन चुनाव से पहले नक्सली जो बड़ी साजिश करने की कोशिश कर रहे थे, उससे पहले सुरक्षा बलों ने बहुत बड़ा झटका नक्सलियों को दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। नीलेश मेरे सहयोगी, नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। नीरज, गृह मंत्रालय ने जिन छत्तीसगढ़ के 14 जिलों का जिक्र किया था, उनमें कांकेर भी शामिल था जहां नक्सल सक्रिय थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बाकी इलाकों में जिनमें भले ही गृह मंत्रालय ने उन जिलों का नाम लिया हो, धमतरी में भी हमने देखा कि हाल फिलहाल में एक घटना सामने आई थी, लेकिन उसके बाद से नक्सलियों के उस कोर इलाके तक ही नक्सलियों को सीमित करने में सुरक्षा बल कामयाब रहे हैं। और कम से कम कांकेर में अगर छोटे बेटिया में अंदर घुस के अगर सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब नक्सलियों को देते हैं, तो बात बड़ी सीधी है कि आप कहीं भी छिप जाइए, अगर आप लोकतंत्र के दुश्मन हैं तो फिर आप पर प्रहार होगा और कड़ा प्रहार होगा। देखिए, आपको बता दूं कि बीते कुछ दिनों से जो है नक्सल जो घटनाएं हैं उसको लेकर जो है कांकेर पुलिस काफी सक्रिय रही है और लगातार जो है इस इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही है। गृह मंत्रालय भी साफ आदेश दिया है कि किसी तरह से नक्सलियों को वहां से खदेड़ा जाए, नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाई जाए। तो ये अभियान जो है काफी सफल साबित हो रहा है। हमने देखा है कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है तब से नक्सल अभियान में काफी तेजी आई है। लगातार जो है इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है, लगातार मुठभेड़ की घटनाएं सामने आ रही है। कुछ महीने पहले हमने देखा था कि जो नक्सल की एक जो मशीनें, जो हथियार बनाने की फैक्ट्री थी, उसे भी जो है निस्तेनाबूद कर दिया गया था। उसे भी वहां से बरामद कुछ हथियार बनाने की फैक्ट्री थी, उसे भस्म किया, उसे वो किया गया था। साथ ही साथ कई ऐसे नक्सली मारे गए थे जो नक्सली बड़े कैडर के नक्सली थे, और जो कई ऐसे माओवादी जो है पकड़े गए हैं, जो माओवादी कुछ इलाकों में सक्रिय रहे हैं। कुछ हमने देखा था कि 3 दिन पहले कुछ ऐसे माओवादी थे जो लगभग 22 सालों से सक्रिय थे, वो भी अब मुख्यधारा से जुड़ने के लिए, सरेंडर करने के लिए आगे आए हैं। तो लगातार जब पुलिस की टीमें अंदर घुस रही हैं, माओवादियों से मुकाबला कर रही हैं, तो माओवादियों के जो मनोबल है वो कमजोर नजर आ रहे हैं। पुलिस के मनोबल काफी मजबूत है, क्योंकि लगातार इलाके। नीरज, लौट रहा हूं मैं आपके पास। नीलेश मेरे साथ हैं, विकास मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विकास, अभी हमने सुना सुंदरराज पी को, और उन्होंने कहा कि 3 जवान घायल हैं, 18 नक्सलियों के शव मिलने की खबर है। लेकिन बड़ा सवाल जो नीलेश ने उठाया है वो ये उठाया कि अमूमन हमने देखा है टॉप कमांडर्स के आसपास सुरक्षा का एक घेरा रहता है, एक कई लेयर की सुरक्षा रहती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है। तो अगर शंकर राव, ललिता जैसे अगर नक्सली मारे गए हैं, तो क्या वहां इनसे भी बड़ा कोई नक्सली कमांडर मौजूद था जिसे शायद नक्सलियों ने बचा लिया, वो वहां से भागने में कामयाब रहा और सुरक्षा बलों के सीधे निशाने पर शंकर राव जैसे इस लेवल के डीवीसी सदस्य सामने गोली के सामने आए? देखिए, निश्चित ही तौर पर जो हथियार वहां से बरामद हुए हैं, जिसकी पुष्टि अभी तक फिलहाल बस्तराज जी ने किया, और उन्होंने मारे गए माओवादियों को लेकर बहुत ज्यादा कुछ बोला नहीं। उन्होंने बताया कि पहली प्राथमिकता उन्हें जवानों को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाने की, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि जो कैडर मारे गए हैं वो बड़े कैडर हैं, क्योंकि उनके हथियार बता रहे हैं कि जिस तरह से 47 LMG और इंसास जैसे हथियार मौके से बरामद किए गए हैं, तो ये बताता है, इस बात को कि इंगित करता है कि वहाँ निश्चित ही तौर पर बड़े माओवादी हैं। जो बात नीलेश ने कही उस बात से भी मैं सहमत हूँ। इसके पहले भी कई दफे हमने जब ग्राउंड पे इस बात की रिपोर्टिंग की है, तो कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि मुठभेड़ में जवानों को जो सफलता मिली है वो तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ माओवादियों की प्राथमिकता होती है कि अपने बड़े जो लीडर हैं, जो कैडर हैं, उन्हें किसी तरह से सुरक्षित ले जाए। दूसरी उनके सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि अपने जो हथियार हैं ऑटोमेटिक, वो किसी भी तरह से लूटने से बचाएं या पुलिस के हाथ लगने से बच जाएं। और सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि अपने जो ऑटोमेटिक वेपन है वो अपने साथ लेकर भाग जाएं, क्योंकि संगठन में भर्तियां हो सकती, हथियारों का जो जखीरा है उसकी पूर्ति करना माओवादियों के लिए आज भी चुनौती है। और यही वजह है कि उनके लिए अगर हथियार का नुकसान इंसान के नुकसान से ज्यादा बड़ा नुकसान माना जाता है संगठन में। और अगर उनके हाथ से उनके ऑटोमेटिक वेपन जवानों ने अपने हाथ में ले लिए, रिकवर कर लिए, तो निश्चित ही तौर पर जो जानकारियां जो हमें सूत्रों से मिली है कि माओवादियों को इस बात की भनक नहीं लग पाई। अगर आपने कोरचोली का जो मुठभेड़ देखा होगा बीते दिनों, 13 माओवादियों को मारे जाने की जो बीजापुर की घटना थी, उसमें भी जिस तरह से जो घटना हुई थी कि माओवादियों को इस बात की भनक नहीं लग पाई थी कि कैसे जवानों ने 2 लेयर में उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनके ऊपर इस तरह से बड़ा अटैक किया। वहां से भी LMG जैसे हथियार रिकवर किए गए थे। यहाँ पे भी कम हो गए। जिस तरह से बस्तराज जी से मेरी बातचीत थी तो उन्होंने ये भी बताया कि ये इलाका जो है नारायणपुर, अबूझमाड़ और पखानजूर का वो इलाका है, उसके साथ ही साथ महाराष्ट्र के बीच का इलाका है। इन इलाकों में माओवादी काफी सेफ जोन में रहते हैं, जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है, क्योंकि वो जैसे उनके ऊपर अटैक होगा तो बहुत आसानी से महाराष्ट्र की तरफ निकल जाएंगे, अबूझमाड़ के अंदर चले जाएंगे। अबूझमाड़ का बहुत बड़ा इलाका है जो आज भी माओवादियों का
कि माओवादियों के गिरफ्त में है, और निश्चित ही तौर पर वहां पर जवानों के लिए घुस पाना और उनके खिलाफ ऑपरेशन कर पाना आज भी बड़ी चुनौती है। ये बहुत और बड़ी इस इलाके में ये आज भी कामयाबी से तौर पर देखेंगे। और एक चीज जो मुझे अभी याद आ रही है वो ये कि ये मार्च से जून के बीच का पीरियड है, और इस पीरियड में नक्सली टीसीओसी के तहत कार्रवाई करते हैं, और इसको कई जगह वो अमली जामा पहना चुके हैं कई मौकों पर। लेकिन इस बीच में अगर मार्च से जून के इस टाइम पीरियड के बीच में अगर सुरक्षा बल जाके एग्रेसिवली नक्सलियों को उनके घर में घुसकर या उन इलाकों में घुसकर अगर उन पर प्रहार कर रहे हैं, तो वाकई इसका मतलब साफ है कि नक्सली बैकफुट पर हैं, सुरक्षा बल जाके फ्रंट फुट पर उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। यह बड़ी खबर है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।